हेलो फ्रेंड्स, आपको बेसब्री से इंतज़ार था इस सेकंड पार्ट का मार्केट एनालिसिस की। और इस पार्ट में हम जो चर्चा करेंगे वो सबसे विशेष चर्चा होने वाली है डिवीज़ लैब के ऊपर। डिवीज़ लैब के रिजल्ट कल आए, मार्केट आवर्स में ही आए, और लास्ट के आधे घंटे में डिवीज़ लैब में एक अच्छी खासी तेजी निचले लेवल से देखने के लिए मिली। कल डिवीज़ लैब ने लगभग 3740 रुपये के आसपास क्लोज दिया था, हालांकि एडजस्ट होकर 3730 पर आया, और जो लो था कल का वो 36,010 रुपीज़ के आसपास कहीं पर था। एक अच्छा स्विंग था रिजल्ट की वजह से। तो सबसे पहले मैं डिवीज़ के जो प्राइस है उसकी ही बात कर लेता हूँ। तो देखिएगा, डिवीज़ का कल का लो था 10 बोल रहा हूँ मैं 3601.75, 3602 रुपये के लो थे। 3730 पे क्लोज दिया, हाई था 3747। पहले साइकोलॉजी समझिए। देखिएगा, इस शेयर्स ने अभी 3900 रुपये के रेट टच किए थे 14 तारीख को। तो रिजल्ट आए, लेकिन रिजल्ट के अनाउंसमेंट एक हफ्ते पहले यानी कि 5-7 दिन पहले आई थी। तब इसने 3900 रुपये के हाई लगाए थे। तब मैंने कहा था कि शायद जितने मंदी वाले लोग हैं वो शायद निकल गए हैं, और तेज़ी करने वालों ने भी प्रॉफिट बुक कर लिया, और मोस्टली एक नए शॉर्ट्स बिल्डअप हुए होंगे। उन्होंने शायद कल दोबारा से एक बार प्रॉफिट बुक कर ली। 300 रुपये के आसपास का नीचे डाउन साइड आ गया था, 7% के आसपास। अब रिजल्ट के बाद ये 1.4% की तेजी जो है देखने के लिए मिली। अब डिवीज़ लैब में रिजल्ट क्या आया वो बाद में बात करेंगे, अभी करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले बात करिएगा कि इस डिवीज़ लैब के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ देखें तो मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं और जो रिटेलर्स हैं वो जनरली इसमें मंदी की पोजीशंस बना के बैठे हुए हैं, और ऑपरेटर कह रहा भाई मैं तुम्हें प्रॉफिट दूंगा नहीं इस बार। तो अब देखिएगा, जब तक FIIs या कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग नहीं आएगी तब तक ये ऑपरेटर आपको निकलने नहीं देगा। और वो क्यों मुझे लग रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके का मूव निचले लेवल से आया है, लेकिन इस मूव का एक कारण और भी हो सकता है। कल इसका ओपन इंटरेस्ट भी जो है बढ़कर आया है, क्योंकि प्राइस के एक्शन के साथ अगर फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ के आया है तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अभी ऑपरेटर्स शायद थोड़ा सा और परेशान करेगा। लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, पेशेंस का गेम है ये। भी डिवीज़ लैब हो सकता है आपका पेशेंस और टेस्ट करे, जिन्होंने मंदी की पोजीशंस बना रखी हैं, स्पेशली मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। वो इसलिए कि रिजल्ट खास है नहीं, इन रिजल्ट में ऐसा कुछ नहीं है, कभी आप सोच रहे हो रिजल्ट। लेकिन जिन लोगों की गिरफ्त में अभी डिवीज़ लैब है, जब तक शेयर को सवा शेयर नहीं मिलेगा कैश मार्केट में, क्योंकि आप तो FNO में शॉर्ट करके बैठे हो, आपने FNO में मंदी बना रखी है, पुट खरीद रखी है। लेकिन बात क्या है कि जब तक कैश में सेलिंग नहीं होगी, और इसमें वॉल्यूम था कल 10 लाख से ऊपर, नॉर्मली इसमें 3-4 लाख 5 लाख शेयर का वॉल्यूम रहता है। तो वॉल्यूम के साथ, क्योंकि वॉल्यूम इसलिए भी था कल कि देखिए, जब इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको लगता है रिजल्ट खराब आएगा, कैश मार्केट में मारो शॉर्ट, शाम तक जो होगा वो तो निपटा के जाना ही है। पैसा भी ज़्यादा नहीं चाहिए, स्टैगर्ड मैनर में भी शॉर्ट वगैरह पोजीशन हो सकती है। शेयर्स का रिजल्ट भी कोई खास नहीं था, तो लोगों को लगा रिजल्ट आने के बाद इस शेयर में गिरावट भी आई। लेकिन ऑपरेटर ने क्या किया भाई, शाम होते होते उसको खींच दिया। तो जिसने भी इंट्राडे शॉर्ट मारा होगा उनकी पोजीशन भी फंस गई, तो वो भी एक शॉर्ट कवरिंग शाम के टाइम पर आई। अब जिन लोगों ने मंदी अभी तक काटी नहीं थी वो भी क्या करते हैं, जिन्होंने मान ली थोड़ी मंदी बना रखी तो ऊपर लेके मंदी बना ली थी, उनको भी लगा रिजल्ट खराब है, एक बार दोबारा से मंदी बनाते हैं, यार शेयर की तो ये वैल्यू बनती नहीं है, तो उनको भी ट्रैप कर दिया। अब जो लोग ऑलरेडी मंदी में बैठे हैं भाई, वो तो बैठे ही हैं, उनको तो ऑपरेटर को पता है यार ये निकलने वाले नहीं हैं, ये ढीठ लोग हैं जो 3900 के भाव पे भी नहीं निकले। लेकिन जो अभी बने हैं इंट्राडे वालों को तो एक बार ट्रैप कर ही लेते हैं। तो कल इंट्राडे वाले जो थे उनको ट्रैप मंदी वालों को फंसा दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके रिजल्ट देखिए। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आप रिजल्ट देखना क्वार्टर बेसिस पे, आप कुछ मत देखना, मैं जो चीज़ आपको दिखाऊँ वो देखना आप। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि कामकाजी मुनाफा, उसकी परसेंटेज जो कि सेल के ऊपर बेस्ड होती है, वो जून 2020 में आती थी 40%। ये कोविड वाला पीरियड था, मानते हैं वहाँ पे डिमांड थे, लेकिन API की प्राइस बढ़ रही थी। सितंबर में 42, दिसंबर 20 में 41, मार्च 21 में 40%, जून 21 के अंदर 43%, सितंबर 21 में 41%, दिसंबर 21 में 44%, मार्च 22 में 44%।
और मार्च से जैसे जून में आए आपकी प्रॉफिट की मार्जिन हो गई 38%, सितंबर 22 में 33%, दिसंबर में आके हो गई 24%, फिर थोड़ा सा इंप्रूव हुआ मार्च में 25% और इस बार थोड़ा सा इंप्रूव हुआ 28%। इस मार्जिन के बस एक 28% के अलावा कुछ भी पॉजिटिव नहीं है इसमें। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसने जो सेल जून 2020 में दिखाई थी 1730 की, उसी के आसपास की सेल आज 3 साल बाद है। यानी कि सेम 3 साल बाद भी वही सेल है। अगर जून 2022 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो सेल 20% घट गई है। जून 2021 से भी अगर कंपेयर करेंगे तो सेल 10% के आसपास घट गई है। यानी कि जो टॉप लाइन है वहां पर ना तो प्राइस रिलेशन है ना वॉल्यूम है। यानी कि रिजल्ट अगर आप देखें सेम क्वार्टर सेम सीजन सेल डाउन होके आई है। आप मार्च क्वार्टर से भी देखेंगे तो जो टॉप लाइन है वो डी ग्रोथ होके आई है। अब ये पहला पैरामीटर्स है जो बताता है कि भाई डीवीज लैब के टॉप लाइन के ऊपर प्रेशर रहने वाला है। अब ये जो एक्सपेंशन कर रहे हैं ना भाई साहब, वहां पर भी चैलेंज आ गया, क्योंकि जो एक्सपेंशन करेंगे ना उसमें जो इनके एपीआई बनेंगे उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बायोसिमिलर में या जेनरिक ड्रग्स में जा रहे हैं। तो भाई साहब जेनरिक ड्रग्स में जिन्होंने सस्ती दवाइयाँ बेचनी है वो क्या एपीआई महंगे रेट का खरीद पाएंगे? तो ये मार्जिन पे जो प्रेशर है वो कंटिन्यू रहने वाला है। ठीक है जी, मार्जिन पे प्रेशर कंटिन्यू रहने वाला है। अब अगर हम इसकी बात करें, आगे चले थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो आपको खर्चों से पता चल गया कि भाई इनका जो कामकाजी मुनाफा है वो पिछले बार 849 था जून 2022 में सेम सीजन में, इस बार 504 करोड़ है। और वहां पर भी सेम शेयर का भाव लगभग यही था जो अभी चल रहा है जून 2022 में भी, और अभी 504 करोड़ का प्रॉफिट है। अब बहुत लोग कहेंगे कि जो इनकी महंगी इन्वेंट्री है वो डिस्पोज ऑफ हो गई, अगली बार ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि प्रॉफिट भी कम हो रहे हैं और मार्जिन शायद वो अब मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अगर आप ईयरली बेसिस पर भी अगर आप देखें, अगर आप ईयरली बेसिस पे भी देखें तो इनके जो मार्जिन थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अगर आप पिछले 5-7 सालों में भी देखेंगे तो इनका मार्जिन 38% के आसपास रहता था एवरेजली, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स बेसिस के ऊपर इनका है 28% और मार्च पूरे साल भर में भी 31%। यानी कि इनका जो नेट प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो अब 30 के आसपास ही रहने वाला है। इससे ज़्यादा तो भाई साहब हमारी मार्क्सन फार्मा का है जो कि 15 के पी पे शेयर ट्रेड कर रहा है। ये शेयर चल रहा है 70 से ऊपर की पी रेशो पे, तो सेम मार्जिन हैं और वो कंपनी ग्रोथ दिखा रही है। तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो कहेंगे कि सर आप हमेशा कोरिलेट कर देते हैं चीज़ों का। हाँ भाई, कोई चीज़ सस्ती है महंगी उसका कोरिलेशन कैसे होगा? सिमिलरली तो देखोगे ना कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या रही है, सेम सेक्टर की कंपनी है, सेम तरीके के रिस्क हैं, तो वही चीज़ आप कंपेयर करोगे। तो अब यहाँ पे हाँ वो साइज में थोड़ी छोटी है तो थोड़ी सी कम पी रेशो दे दो। अब अगर हम बात करें आगे कि भाई ये जो रेशोज हैं ये तो सर आपकी बात समझ में आ रही है, पर प्रॉफिट बताओ सर कितना है? तो प्रॉफिट देखिएगा जून 2022 में आया था 852 करोड़ का पूरे साल भर का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इस बार है 492 करोड़, सीधा 350 करोड़ रुपए साफ हो गया। यानी कि तकरीबन 38-39% का प्रॉफिट नीचे चला गया। और नेट प्रॉफिट देखिएगा जो 702 करोड़ का था वो 356 करोड़ का इस बार, यानी कि प्रॉफिट आधा हो गया। हालांकि इसमें कुछ टैक्स की एडजस्टमेंट भी है, लेकिन टैक्स के एडजस्टमेंट के बाद भी अगर हम बात करें तो आधा प्रॉफिट हो गया। 26.44 की ईपीएस आई है 13 रुपये। अब आप कहोगे सर पिछले 2 क्वार्टर से तो बढ़िया, भाई पिछले 2 क्वार्टर से तो बढ़िया, अगर आप इसको भी ले तो आपको क्या ईपीएस आ रही है 13। सिमिलरली इनके क्वार्टर एक जैसे से ही होते हैं, किसी एक क्वार्टर में थोड़ा बहुत चलो मान लेते थोड़ा फायदा भी आ जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा भी आ जाएगा, तो ये पूरे साल भर में क्या ईपीएस दे देगी? 60 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये। अब 60 रुपये की ईपीएस वाला शेयर जो कि एक ऐसे सेक्टर में है जहां पर वैल्यूएशन 30-35 की मिलती है और कमोडिटी बिजनेस है, सिंपल यार, एक ही तो प्रोडक्ट बना रहे हो एपीआई, कोई सेगमेंट रिपोर्टिंग नहीं है इनकी कि किसी में अलग अलग तरीके के रिस्क है।
एक एपीआई वाला धंधा है और वो तो प्योरली कमोडिटी बिजनेस है, और कमोडिटी बिजनेस को यार 70 की पी रेशियो जस्टिफाई नहीं होती है। लेकिन देखिएगा इंडिया के अंदर ना एक सबसे खास बात मैं आज आपके साथ चर्चा कर ही लेता हूँ। इंडिया एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर की भेड़ चाल होती है। ठीक है जी, आप कहेंगे सर ये भेड़ चाल का मतलब समझिए, मैं समझाता हूँ। देखिएगा इंडिया में क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर फसल को एक किसान बोता है ना, सारे बोने लग जाते हैं अगर उसके प्राइस बढ़ जाए तो। मान लीजिए कि अभी टमाटो के प्राइस ज़्यादा थे तो मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को कहा था, मैंने कहा टमाटो के प्राइस 1.5 महीने से ज़्यादा ऊपर नहीं रह सकते, क्योंकि आज की डेट में हाइब्रिड फसलें होती हैं। 1.5 महीने में ना सारे लोग टमाटर बेच के भी प्राइस को नीचे कर देंगे। हो भी गया। प्याज के भाव कभी 100 रुपये किलो जाते ना, तो पूरे इंडिया के अंदर फार्मर्स भाई सब प्याज बो देते हैं। फिर वो प्याज ऐसी होती है रोड पे सड़ती है और 5 रुपये किलो हो जाती है। तो सेम होता है शेयर मार्केट में। यहाँ पे हमारा एक शेयर है, उसको अगर खरीदने के लिए दौड़ते हैं तो अगर उसका प्राइस रोज भगता रहता है तो लोग सोचते हैं यार इसी में कोई दम होगा, उसी के पीछे सारी दुनिया जो है दौड़ लगा देती है। और बाद में क्या होता है, वो दौड़ लगाने वाले शेयर्स हम अब देखते हैं बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं। अगर हम पिछले 5-7 साल की हिस्ट्री में अगर दिखाएं आपको तो आप देखेंगे कि यार हर साल ऐसे ही शेयर्स होते हैं। ऐसे ही लोग शेयर्स जाते हैं हाई पे, ट्रैप हो जाते हैं। उन शेयर्स का बिजनेस मॉडल के हिसाब से उनकी वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं होती है और फिर ऊपर से ट्रैप होके वो लोग आ जाते हैं। फिर सालों साल वो शेयर ऊपर जाते ही नहीं है और इन्वेस्टर्स या रिटेलर्स भाई साहब जाके उस के अंदर वो छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, कहते हैं यार ये तो शेयर चल ही नहीं रहा। ऐसे शेयर जनरली मीडिया में भी प्रमोट किए जाते हैं और फिर क्या होता है, एक बार फिर चलना शुरू होता है तो लोग क्या होता है, आगे दौड़ो पीछे छोड़ो, तो वो आगे दौड़ते रहते हैं। और ये हमारी मार्केट के अंदर स्पेशली अगर मैं पूरी इंडियन मार्केट की बात करूं तो आपने देखा भी स्पेशलिटी केमिकल में क्या था, पिछले 1 साल में क्या था, सब लोग दौड़ लगा रहे थे। आज कोई हाथ नहीं लगा रहा। अब वो सारे लोग पूछते थे सर इसका क्या होगा, इस वाले केमिकल का क्या होगा। रीजन ये है कि आपने एक अनफेयर वैल्यूएशंस पर शेयर्स ले रखे हैं। ठीक है, अभी कुछ ऐसी सरकारी कंपनियों में भी दौड़ लगाई जा रही है जो शायद लॉन्ग टर्म में सस्टेन ना करें। लेकिन अब यहां पर देखिएगा कि प्रॉफिट आपका आधा हो गया, शेयर का भाव वहीं का वहीं है, फ्यूचर में भी आपके मार्जिन रिड्यूस होते हुए जा रहे हैं। 70 साल लगेंगे अगर इससे आपने अपने पैसे वसूल करने। तो मुझे तो बड़ी महंगी वैल्यूएशंस लगती है और यही रीज़न है हमने अपनी जो है ट्रेडिंग पोजीशंस ली हुई है। लेकिन बात क्या है कि जो चीज़ दौड़ती रहेगी लोग उसके पीछे भगते रहेंगे और जो दौड़ाने वाला है वो कब यू टर्न कर लेगा किसी को पता नहीं होता और फिर सारे रिटेलर या इन्वेस्टर्स जब आप देखते हैं तो ट्रैप हो जाते हैं और फिर कहते हैं शेयर का भाव तो कभी आया नहीं। बहुत सारे ऐसे शेयर्स होंगे जो भी चल रहे हैं, अब क्या जब डाउन ट्रेंड में आएंगे अगले 5 साल तक वो भाव ही नहीं आएंगे। तो अब और वो ज़्यादातर शेयर्स ऐसे हैं जो बहुत महंगी वैल्यूएशन पे 100 पे 90 पे 150 पे 170 की पी पे या उनकी पी रेशियो नहीं है, वो लॉस में चल रहे हैं, बट शेयर सट्टे में चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी देखिएगा सटोरिया भैया आपको खिला रहा है। अभी आप कहेंगे कि डीवीज एक दिन में गिर जाएगा, जरूरी नहीं है भैया, अभी हो सकता है अगला महीना भी खींचे। ठीक है जी, लेकिन जब बड़े इंस्टीट्यूशंस अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तब गेम हो जाएगा। बड़ा इंस्टीट्यूशन मंदी बना के वो निकल जाएगा। हो सकता है इस बार भी निकल जाए क्योंकि इस बार स्टॉक फ्यूचर्स में काफ़ी अच्छी सेलिंग है एफआईआईज की तरफ से, तो आपको लास्ट हफ्ते तक इंतजार करना पड़ सकता है। अब मैं वैल्यूएशंस भी अगर आपके साथ बात करूँ, देखिएगा 1 क्वार्टर की 1.5 रुपये की ईपीएस दी है मार्क्सन फार्मा ने। शेयर का भाव 115 रुपये और ये भी अपने 52 वीक हाई पे चल रहा है, तब ये 115 रुपये का भाव है। इसने 13 रुपये 41 पैसे की ईपीएस दी है इस क्वार्टर में। चलो 13-41 छोड़ो, आप इसके 15 ही ले लो और बढ़ा के लेते हैं तो भाई 15 रुपये की ईपीएस वाला शेयर क्या होता, 15 रुपये वाले का 1150 लगा लेते। भाई कमोडिटी बिजनेस ही तो है। ये जेनरिक ड्रग्स बेच रहा है, वो जेनरिक एपीआई बेच रहा है, उसका मार्जिन 28% है, मतलब डीवीज लैब का मार्जिन 28% है। मार्क्सन फार्मा का जो मार्जिन है वो आपको पता है कितना है, वो 40% से ऊपर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 12-13% है। ठीक है जी, हाँ इसका मार्जिन मान लीजिएगा थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका 17-18%। आप उसको वैल्यूएशन दे दो, कितना भाव हो जाएगा, 1800 दे दो, 2000 दे दो। इससे ज़्यादा वैल्यूएशंस मुझे जस्टिफाई नहीं लगती। मेरी वैल्यूएशन है, आप कोई भी फैसला ले अपना फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेने की बात ही करें। तो अब ये देखिएगा प्रॉफिट घट रहा है, मार्जिन्स घट रहा है, सेल घट रही है और कोई बिजनेस आउटलुक ऐसा नहीं है कि अभी ये देखो पीछे से भी आप चलते आइए। देखिएगा नेट प्रॉफिट 2020 में जो था, यहाँ तो क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, उसके बाद इनके बेस्ट पीरियड आए थे। 21 और 22 में इन्होंने दिया था 1980 और 2960।
फिर इनका हुआ 1823 करोड़ मार्च 2023 में पूरे साल में, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे 1477 है, जो कि 2019 के प्रॉफिट के बराबर है। और वो ईपीएस थी 50 रुपये और अभी ईपीएस है 55 रुपये। तो 2019 का जो भाव है उसके हिसाब से आप इसको कंपेयर करो कि 10% का ही तो प्रॉफिट का ग्रोथ है। अगर आप इसके प्रॉफिट की ग्रोथ देखोगे तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ी नहीं कि आप इसको 70 की पी रेशो दे दो। आप इसको देखोगे 3 साल की भी प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है, 11%। अगर 10 साल पे भी देखोगे कमोडिटी बिजनेस है, 12% की CAGR है प्रॉफिट ग्रोथ में, लेकिन शेयर प्राइस में कितनी ग्रोथ है, 22%। प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है 5 साल में, 16%। स्टॉक प्राइस की ग्रोथ कितनी है, 26%। ओनली री रेटिंग है, और कोई ऐसा नहीं है कि बहुत जबरदस्त इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न इक्विटी देखो, पहले 10 साल की एवरेज है 22%, 5 साल की घट गई 21%, 3 साल की 22%, जिसमें 2 साल कोविड वाले भी इंक्लूड है, और लास्ट ईयर में दिया 15%। तो मुझे लगता है कि शेयर प्राइस कम से कम 30% ओवर वैल्यूड है। अब यहां पर आप मेरे से कहेंगे सर 30% ही है बस, मैं 30% कंजर्वेटिव बता रहा हूं, उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो डीवीज लेवल वाली वीडियो थी, ये डीवीज का जो एनालिसिस है वो काफ़ी रहेगा, इसमें 16 मिनट की वीडियो हो गई है, और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैंने कंपेरेटिव एनालिसिस भी जो है कर दिया है एक सिमिलर सेक्टर की दूसरी कंपनी जो हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में, देखिएगा मार्क्स एंड फार्मा हम पर्सनली होल्ड करते हैं, यानी कि ओन करते हैं, और डीवीज लैब के अंदर हमारी दूसरे तरीके की पोजीशन है, यानी कि नेगेटिव वाली पोजीशन है। एज ए डिस्क्लोजर मैंने आपके साथ ये चर्चा कर लिया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।